नमस्कार। आज हम रीतिकाल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, देव। उनके काम और जीवन के कुछ पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ। हमारे पास एक पाठ से कुछ अंश हैं जो उनके जीवन, उनकी खास शैली और उनकी 3 कविताएं, हंसी की चोट, सपना और दरबार, इन पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। तो इस चर्चा का मकसद है कि इन अंशों से देव की काव्य दुनिया की एक झलक मिल सके। हाँ, बिल्कुल। और देव को समझना मतलब एक तरह से उस दौर का जो दरबारी माहौल था, प्रेम और सौंदर्य को लेकर उनकी जो समझ थी, और हाँ, उनकी कविताओं में जो सामाजिक टिप्पणियां छुपी हैं, उनको जानना। अच्छा। ये 3 कविताएं जो हमारे पास है ना, वो उनके काव्य के अलग-अलग रंग दिखाती हैं। कहीं प्रेम का वियोग है, कहीं सपने का जिक्र, तो कहीं दरबार की असलियत। तो चलिए शुरुआत करते हैं कवि देव के परिचय से ही। ये थे कौन और कहाँ से आए थे? हाँ। जो जानकारी है उसके मुताबिक उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। जन्म इटावा, उत्तर प्रदेश में 1673 के आसपास। हाँ, 1673 से 1767 तक का समय। और उनका जीवन काल लगभग 1767 तक माना जाता है। ये बात भी दिलचस्प है कि वो औरंगजेब के बेटे आलम शाह उनके संपर्क में आए और फिर दरबारी जीवन से जुड़े। मतलब सत्ता के गलियारों को उन्होंने काफी करीब से देखा होगा। हाँ, और ये जानना भी जरूरी है कि उनका जीवन किसी एक दरबार या मतलब एक आश्रयदाता तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने कई संरक्षक बदले। अच्छा। हाँ, ऐसा लगता है कि वो एक स्थायी और सम्मानजनक ठिकाने की तलाश में थे। स्रोतों में भी ये बात है कि उन्हें सबसे ज्यादा संतुष्टि मिली भोगीलाल नाम के एक आश्रयदाता के यहाँ। भोगीलाल? हाँ, जो कला के पारखी थे। और कहते हैं कि भोगीलाल उनकी कविता से इतने खुश हुए कि उन्होंने देव को लाखों की संपत्ति दे दी इनाम में। लाखों की संपत्ति? हाँ, तो ये घटना देव की प्रतिभा का भी प्रमाण है और उस दौर में जो कला के कद्रदान थे उनकी उदारता का भी। लेकिन आपने ये भी कहा कि उन्होंने कई आश्रयदाता बदले। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर जगह ऐसा सम्मान या वैसी संतुष्टि नहीं मिली होगी। इन अनुभवों का उन पर क्या असर पड़ा होगा? बिल्कुल सही। बार बार आश्रयदाता बदलना और अलग अलग दरबारों का अनुभव लेना, इससे उन्हें जाहिर है राज दरबारों का जो दिखावटीपन था, जो चाटुकारिता थी, अंदर का खोखलापन, उसका गहरा अनुभव हुआ। और यही वजह है, जैसा कि स्रोत बताता है, कि उन्हें धीरे धीरे इस दरबारी जीवन से ना एक तरह की विरक्ति सी, एक ऊब सी होने लगी थी। अच्छा, मोहभंग जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल, मोहभंग। और ये उनकी रचनाओं में भी झलकता है, खासकर दरबार जैसी कविता में तो साफ दिखता है। तो एक तरफ तो दरबारी माहौल की जरूरतें थी, जिनसे शायद उनकी कविता के विषय कुछ बंधे भी होंगे, जैसे प्रेम और सौंदर्य का चित्रण। हाँ, वो तो था ही। और दूसरी तरफ उसी माहौल से मोहभंग। ये जो विरोधाभास है, ये उनकी कविता को कैसे खास बनाता है? स्रोत ने रीतिकाल का प्रतिभाशाली कवि कहता है, तो उनकी शैली में क्या अनूठापन था? देखिए, रीतिकाल में श्रृंगार रस मतलब प्रेम और सौंदर्य का चित्रण वो तो प्रमुख था ही, और देव ने भी इसे खूब अपनाया। लेकिन उनकी खासियत ये थी कि उन्होंने इसे सिर्फ सतही तौर पर नहीं दिखाया। अच्छा। उनके यहाँ प्रेम की गहरी अनुभूतियां हैं, मार्मिकता है, और उन्होंने अलंकारों का, खासकर अनुप्रास और यमक का बहुत ही कुशलता से इस्तेमाल किया। अनुप्रास और यमक? हाँ, अनुप्रास यानी जब एक ही वर्ण या ध्वनि बार बार आती है तो एक संगीत सा बनता है, और यमक यानी जब एक ही शब्द कई बार आए पर मतलब अलग अलग हो। हाँ हाँ। तो इन तकनीकों से देव ने सिर्फ शब्दों से ही खूबसूरत चित्र और ध्वनियां बना दी, और उन्होंने श्रृंगार के उदात्त रूप मतलब ऊंचे और पवित्र रूप को चित्रित करने पर ज्यादा जोर दिया। और ऐसा लगता है उन्होंने लिखा भी बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत। पाठ में उनके रचित ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक बताई गई है। रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, ऐसे नाम दिए गए हैं। हाँ, काफी रचनाएं हैं। ये तो बहुत बड़ी संख्या है। और हमारे पास जो अंश हैं वो उनके कवित्त और सवैये हैं। हाँ, कवित्त और सवैया उस समय के लोकप्रिय छंद थे, और देव ने इनमें महारत हासिल की थी। तो इन छंदों में प्रेम और सौंदर्य के अलग अलग रंग दिखते हैं। हाँ। कहीं सुंदरता का अलंकृत वर्णन है, तो कहीं प्रेम की कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति। बिल्कुल। चलिए अब उनकी कविताओं पर ही सीधे आते हैं। पहली कविता है हंसी की चोट। हंसी की चोट। हाँ, स्रोत इसे विप्रलंब श्रृंगार का उदाहरण बताता है, यानी वियोग में प्रेम की दशा का वर्णन। शीर्षक ही बड़ा अनोखा है। हंसी तो खुशी की निशानी होती है, पर यहाँ चोट की बात हो रही है।
ये कविता कृष्ण के गोपियों से मुंह फेर लेने के बाद की स्थिति दिखाती है ना? बिल्कुल। गोपियों की हालत इतनी खराब है कि वो हंसना ही भूल गई हैं। कृष्ण की तलाश में वो पूरी तरह थक चुकी हैं। और इसमें वो शरीर के पंच तत्वों वाली एक बहुत गहरी बात भी है, वो क्या है? हाँ, ये इस कविता का सबसे मार्मिक और कह सकते हैं कल्पनाशील हिस्सा है। देखिए, भारतीय दर्शन मानता है कि शरीर 5 तत्वों से बना है: वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। हाँ हाँ। तो देव ने इस दार्शनिक अवधारणा का इस्तेमाल किया है वियोग की चरम अवस्था को दिखाने के लिए। कृष्ण के चले जाने के बाद गोपियों का दुख इतना गहरा है कि मानो उनके शरीर के ये तत्व भी उनका साथ छोड़ रहे हैं। अच्छा, कैसे? जैसे उनकी सांसनी के साथ सारी हवा निकल गई है, आंसुओं के रूप में सारा पानी बह गया है, शरीर की जो ऊर्जा है उसका तेज अग्नि तत्व वो भी चला गया है, और शरीर इतना कमजोर हो गया है तन की तनुता कि मानो पृथ्वी तत्व भी घट गया है। बाप रे! यानी विरह की आग ने सब जला दिया, आंसुओं ने सब बहा दिया, सांसें भी बोझ बन गईं, शरीर जैसे लगभग खाली हो गया। तो बचा क्या फिर? सिर्फ एक तत्व बचा है, आकाश, और वो भी खाली नहीं है। स्रोत के अनुसार वो आकाश तत्व कृष्ण से दोबारा मिलने की आस यानी उम्मीद से भरा हुआ है। आसहु पास आकाश रयो भरी। अच्छा। ये उम्मीद ही शायद उन्हें जिंदा रखे हुए है, भले ही उनका बाकी सब कुछ लुट चुका हो। और कविता की जो आखिरी पंक्ति है, हैरी हियो जो लियो हरी जू हरी, हाँ। इसका भाव है कि जिस पल कृष्ण ने हंसकर उनकी तरफ देखा और फिर नजरें फेर लीं, हरी लेना मतलब छीन लेना, उसी पल उन्होंने गोपियों का हृदय ही छीन लिया। वो एक नजर, वो एक मुस्कान, वही उनके सारे दुख का कारण बन गई। वाह, ये तो वियोग को महसूस करने का एक बिल्कुल अलग स्तर है। सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से तत्वों के खत्म होने के रूप में दिखाना, ये देव की कल्पना की ऊंचाई है वाकई। बिल्कुल। अब दूसरी कविता पर आते हैं, सपना। इसका मिजाज कैसा है? सपना में संयोग और वियोग का बहुत ही नाजुक सा संतुलन है। यहाँ गोपी एक सपना देख रही है। अच्छा। और सपने का दृश्य बड़ा सुंदर है। रिमझिम बारिश हो रही है, आसमान में बादल घिरे हैं, झरी झरी झीनी बूंद है परती, मानो गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। झरी झरी गहरी गहरी। हाँ, देखिए इन शब्दों से ध्वनि का कितना सुंदर प्रयोग किया है देव ने। बारिश और बादलों का पूरा माहौल बन जाता है। बिल्कुल। और इसी सुंदर माहौल में कृष्ण आते हैं सपने में। हाँ, सपने में कृष्ण आकर गोपी से कहते हैं कि चलो आज झूला झूलने चलते हैं। नहीं कचाओ श्याम मोसों, चलो झूली बेको आज। अच्छा। ये सुनते ही गोपी खुशी से झूम उठती है। वो इतनी मग्न हो जाती है कि फूली नहीं समाती। फूली न समानी भई, ऐसी हूँ मगन में। वो झूला झूलने के लिए उठना ही चाहती है, चाहत उठियोए। लेकिन तभी कुछ गड़बड़ हो जाती है। सपना है आखिर। बिल्कुल। जैसी वो उठने लगती है, उसकी निगोड़ी यानी बेरहम नींद टूट जाती है। उठी गई सो निगोड़ी नींद। हाँ, यहाँ निगोड़ी शब्द का प्रयोग देखिए। नींद के प्रति गोपी का गुस्सा दिखाता है, क्योंकि उसने उसका सुख छीन लिया। नींद टूटने पर उसे एहसास होता है कि जागने के इस पल में उसके भाग्य ही सो गए हैं। सोए गए भाग मेरे जानी व जगन में। वो आंखें खोलकर देखती है तो वहां न बादल है न घनश्याम यानी कृष्ण। आंख खोली देखूं तो न घन है न घनश्याम। और सपने की वो बारिश की बूंदें, उनका क्या हुआ? सपने की वो प्यारी झीनी बूंदें अब हकीकत में उसकी आंखों में आंसू बनकर छाई हुई हैं। वे छाई बूंदें मेरे आंसू हुए दृघन में। ओहो, ये पंक्ति कितनी मार्मिक है। जो सपने में सुख का प्रतीक था, वही जागने पर दुख का कारण बन गया। एक ही पल में परम आनंद से गहरे दुख तक का सफर। हाँ, ये कविता दिखाती है कि वियोग में सुख कितना क्षणिक और भ्रामक हो सकता है, खासकर जब वो सपने में आए। ये वाकई दिल को छू लेने वाला चित्रण है। खुशी के चरम से दुख की गहराई तक का ये उतार चढ़ाव बहुत प्रभावी ढंग से दिखाया है। अब जो तीसरी कविता हमारे पास है, दरबार, इसका तेवर तो इन दोनों से काफी अलग लगता है। हाँ, बिल्कुल अलग है। इसमें प्रेम या वियोग की बात नहीं, बल्कि कुछ और ही है। ये एक तरह की आलोचना या व्यंग्य है ना? हाँ, ये एक तीखा सामाजिक व्यंग्य है। यहाँ देव का वो अनुभव बोल रहा है जो उन्होंने अलग अलग राज दरबारों में हासिल किया था। स्रोत बताता है कि देव इस कविता में उस समय की जो पतनशील और निष्क्रिय सामंती व्यवस्था थी, उस पर अपनी कड़वी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अच्छा। वे एक ऐसे दरबार का चित्र खींचते हैं जहां कला, प्रतिभा, गुणों की कोई पहचान ही नहीं है।
सब कुछ अव्यवस्था और अज्ञानता का शिकार है। किस तरह की अव्यवस्था? कविता में क्या वर्णन है इसका? वो कहते हैं कि उस दरबार का साहिब यानी शासक वो अंधा है, उसे कुछ नजर नहीं आता। उसके मुसाहिब यानी दरबारी या सलाहकार वो मूक हैं, गूंगे हैं, वो सच नहीं बोलते या बोल नहीं पाते। और सभा? और पूरी सभा ही बहरी है, वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती। साहिब अंध, मुसाहिब मूक, सभा बहरी। अरे अब सोचिए, जहां राजा अंधा, सलाहकार गूंगा और सभा बहरी हो, वहां राजकाज या कला संस्कृति का क्या हाल होगा? जाहिर है। वहां जो नाच गाना रंग राग चल रहे, रंग रीच को माछो, वो सब बस सतही और दिखावटी है। उसमें कोई असली आनंद या समझ बची ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि असली प्रतिभा या कला की वहां कोई पूछ ही नहीं थी। बिल्कुल नहीं। कविता इसी बात पर जोर देती है कि वहां गुण ग्राहकता, मतलब गुणों को पहचानने की क्षमता, और कला की परख वो पूरी तरह से गायब है। लोग भ्रम में जी रहे हैं, एक ऐसी मुश्किल और अंधेरी जगह औघट में भटके हुए हैं जहां से निकलने या उभरने बुढ़िबे को का कोई रास्ता या उपाय कर्म बचा ही नहीं है। भूल्यो तहां भटक्यो घट, औघट बुढ़िबे को काहू कर्म न बाछ्यो। किसी को सही गलत की पहचान नहीं, भेष न सूझो। कोई कही हुई बात समझता नहीं, कयो समझो ने। कोई बताई हुई बात सुनता नहीं, बतायो सुनियो ने। किसकी किस चीज में रुचि है ये भी पता नहीं चलता, कहाँ रुचि राचो। ये तो पूरी तरह से मतलब अराजकता और संवेदनहीनता का माहौल लगता है। निश्चित रूप से। और देव इस पूरी स्थिति की तुलना एक ऐसे नट यानी कलाकार से करते हैं जिसकी बुद्धि खराब हो गई है, बिगड़ी मति, और वो बिना किसी मतलब के बेकार ही सारी रात नाचता रहता है। देव तहां निबरे नट की बिगड़ी मति को सगरी निस नाचो। ये उपमा तो बहुत शक्तिशाली है। हाँ, ये दिखाती है कि उस दरबार में सब कुछ अर्थहीन, दिशाहीन और विवेकहीन तरीके से चल रहा है, जैसे कोई पागल कलाकार बिना बात के नाच रहा हो। ये उस समय के दरबारी जीवन की चाटुकारिता, अकर्मण्यता और खोखलेपन पर एक जबरदस्त चोट है। तो इन तीनों कविताओं को, हंसी की चोट, सपना और दरबार, इनको एक साथ देखने पर देव की काव्य प्रतिभा के कई पहलू सामने आते हैं। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ प्रेम की गहरी और मार्मिक अनुभूतियां, चाहे वो वियोग का चरम दुख हो या सपने में मिलने वाले सुख की क्षणभंगुरता, और दूसरी तरफ समाज और व्यवस्था पर तीखी नजर और उसे व्यंग्य के साथ पेश करने की हिम्मत। सही कहा। देव प्रेम और सौंदर्य के कवि तो हैं ही, लेकिन सिर्फ उतने ही नहीं हैं। उनकी कल्पनाशीलता अद्भुत है, जैसे हंसी की चोट में वो पंचतत्वों का प्रयोग। हाँ, उनकी भाषा में अलंकारों, खासकर अनुप्रास और यमक से जो ध्वनि सौंदर्य पैदा होता है, वो पाठक या श्रोता को बांध लेता है। जैसे सपना में झरी झरी घरी घरी। हाँ, या हंसी की चोट में हरी जू हरी। बिल्कुल। और फिर दरबार जैसी कविता दिखाती है कि वो अपने समय की सच्चाइयों से आंखें मूंद कर नहीं बैठे थे। उनमें उस दरबारी दुनिया के खोखलेपन को उजागर करने का साहस भी था, जिस दुनिया का वो खुद हिस्सा रहे थे। तो ये बात भी गौर करने वाली है कि उन्होंने श्रृंगार रस का चित्रण किया, जो रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्ति थी, लेकिन उसमें भी गहराई लाए। हाँ, और साथ ही सामाजिक आलोचना भी की, जो शायद उस दौर के श्रृंगार प्रधान माहौल में उतनी आम न रही हो। वो भावनाओं की जटिलता और सामाजिक यथार्थ दोनों को साधने में कामयाब रहे। बिल्कुल। और यही देव की खासियत है। भाषा, भाव, कल्पना और सामाजिक चेतना, इन सब का ऐसा संतुलन उन्हें रीतिकाल के कवियों में एक खास जगह दिलाता है। और ये देखना भी आकर्षक है कि सदियों पहले लिखी गई ये कविताएं वियोग का दर्द, सपनों का टूटना, सत्ता का अंधापन, समाज का खोखलापन आज भी हमें कहीं ना कहीं अपने आसपास नजर आ जाती हैं। सही बात है। उनकी अभिव्यक्ति में एक स्थायी ताकत है जो समय की सीमाओं को लांघ जाती है। तो हमने देखा कि देव प्रेम के कवि थे, कल्पना के धनी थे और समाज के आलोचक भी थे। उन्होंने दरबारी जीवन जिया, आश्रयदाताओं पर निर्भर भी रहे, लेकिन अपनी कला और अपनी आलोचनात्मक दृष्टि को जिंदा रखा। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। देव ने दरबार कविता में सामंती व्यवस्था की तीखी आलोचना की, लेकिन उन्हें भोगीलाल जैसे आश्रयदाताओं से ही संरक्षण और सम्मान भी मिला, जो उसी व्यवस्था का हिस्सा थे। हाँ, ये एक विरोधाभास है। तो ये सोचना दिलचस्प है कि ये निर्भरता, यानी अपनी आजीविका के लिए किसी आश्रयदाता पर टिके रहना, उनकी कलात्मक अभिव्यक्ति को, खासकर उनकी आलोचनात्मक आवाज को कैसे प्रभावित करती होगी। क्या निर्भरता कला को मुक्त करती है या उसे सीमित करती है, या फिर दोनों?
इस पर सोचा जा सकता है।